मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, बिहार। आज हम चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त के जीवनी, उसके सिक्के, उसके शासनकाल और सारी बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त के बाद उसके प्रधान महर्षि दत्तदेवी से उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक बना। गुप्तवंशी लेखों में उसे तत्परिगृहित अर्थात उस समुद्रगुप्त द्वारा चुना गया कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय को शासक के रूप में चुना। इसके कुछ साधन से इसका प्रमाण मिलता है, जैसे साहित्य में कालिदास के ग्रंथ से, विदेशी विवरण जो है उसमें चीनी यात्री फहियान के यात्रा वृत्तांत से, अभिलेख से, मथुरा स्तंभ एवं शिलालेख, उदयगिरी की 2 लेखागढ़, गढ़वाभिलेख और साक्षी से प्राप्त अभिलेख से, सिक्के जो हैं उसमें स्वर्ण, रजत और ताम्र के विविध प्रकार के सिक्के थे। कुछ विद्वान इस आधार पर प्रतिपादित करते हैं कि स्वयं समुद्रगुप्त ने ही चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने इनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु रामगुप्त के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत लगते हैं कि तत्परिगृहित पद का प्रयोग मात्र निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। चंद्रगुप्त की प्रथम ज्ञात तिथि गुप्त संवत 61 अर्थात 380 ईस्वी है, जो उसके मथुरा स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यह लेख उसके शासनकाल के 5वें वर्ष का है। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने 375 ईस्वी में अपना शासन शुरू किया। उसकी अंतिम तिथि गुप्त संवत 93 अर्थात 412 ईस्वी लेख में उत्कीर्ण मिलती है, जिससे स्पष्ट है कि वह इस समय शासन कर रहा था। इस दरमियान उसी का शासन था, ऐसा उस शिलालेख से प्रतीत होता है। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के राज्यकाल की पहली तिथि गुप्त वंश संवत 96 अर्थात 415 ईस्वी इसके विलसद लेख में अंकित है। ये बात विलसद के लेख में अंकित है, जो इस बात का सूचक है कि इस तिथि तक चंद्रगुप्त का शासन समाप्त हो चुका था। अभिलेख स्रोतों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चंद्रगुप्त ने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के लगभग अर्थात कुल 40 वर्षों तक शासन किया था। इस दीर्घकालीन शासन में गुप्त वंश ने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से अभूतपूर्व प्रगति किया था तथा उन्नति के शिखर पर जा पहुंचा था। वस्तुतः उसका शासनकाल गुप्त इतिहास के सर्वाधिक गौरवशाली युग का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देव भी था और उसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से कहा गया है। विक्रम, विक्रमादित्य आदि उनकी सुप्रसिद्ध उपलब्धियां थी। इनसे जहां एक और उसका अतुल पराक्रम सूचित होता है, वहीं दूसरी ओर धर्मनिष्ठ वैष्णव होना भी सिद्ध होता है। चंद्रगुप्त का
जो व्यक्तिगत जीवन था उस विषय पर हम कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। गुप्तों के वैश्विक नीति में वैवाहिक संबंधों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम के लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी से विवाह कर सार्वभौम पद प्राप्त किया था तथा समुद्रगुप्त ने भी शुक कुषाणों के कन्याओं का उपहार पाया था। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने पिता के ही समान एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी सम्राट था। सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी आंतरिक स्थिति को उसने सुदृढ़ किया था। इस उद्देश्य से उसने अपने समय के 3 प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। पहला कौन था? नागवंश। नाग लोग प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक थे। प्रयाग प्रशस्ति में कई नाग राजवंशों का उल्लेख मिलता है जो मथुरा, पद्मावती आदि में शासन करते थे। यद्यपि समुद्रगुप्त के कई नाग राजाओं को जीता था, उसके बाद भी अब भी उसकी शक्ति काफी मजबूत थी। उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया। उससे एक कन्या प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुई। पूना ताम्रपत्र में उसने अपनी माता को नागकुल संभूता, नागकुल से उत्पन्न कहा है। नागवंश में वैवाहिक संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त ने उसका समर्थन प्राप्त कर लिया तथा यहाँ गुप्तों के 9 स्थापित चक्रवर्ती स्थिति के दृढ़ीकरण को बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ। UN राय के अनुसार यह वैवाहिक संबंध वस्तुतः समुद्रगुप्त के काल में ही स्थापित हुआ होगा तथा प्रभावती गुप्ता का जन्म भी उसी के समय में हुआ होगा। चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के समय प्रभावती गुप्ता वयस्क हो चुकी थी। सभी उनके सहयोग लेने के लिए अपने राज्यारोहण के उपरांत उसका विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया गया था। यह मत तर्कसंगत प्रतीत होता है। दूसरा जो वंश था जिससे उसने संबंध स्थापित किया, वाकाटक वंश आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में शासन करते थे। उनकी गणना दक्षिण की प्रतिष्ठित शक्तियों में की जाती थी। चंद्रगुप्त को गुजरात और काठियावाड़ के शाक राज को विजय करनी थी और इस कार्य के लिए वाकाटकों का सहयोग आवश्यक था। जैसा कि इतिहासकार स्मिथ ने संकेत किया है, वाकाटक महाराज एक ऐसी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति में था कि वह उत्तर भारत के शकों के गुजरात तथा सौराष्ट्र के राज्य पर आक्रमण करने वाले किसी भी शासक को बहुत बड़ा लाभ अथवा हानि पहुंचा सकता था। अतः आप इस बात को समझिए कि सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। विवाह के कुछ ही समय बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तथा प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की एक तरह से शासन करने लगी, क्योंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन अभी छोटे थे। उसके समय में वाकाटक लोग पूरी तरह चंद्रगुप्त के प्रभाव में आ गए। उसी के शासन काल में चंद्रगुप्त ने गुजरात और काठियावाड़ की विजय की तथा विधवा रानी ने अपने पिता को सभी संभव सहायता प्रदान किया। वाकाटकों तथा गुप्तों की सम्मिलित शक्ति से शकों का उन्मूलन कर डाला। तीसरा जो था वो कदम राजवंश था। कदम राजवंश के लोग कर्नाटक में शासन करते थे। तालकुंड अभिलेख से पता चलता है कि इस वंश का शासक काकुत वर्मन ने अपनी एक पुत्री का विवाह किसी गुप्त राजकुमार से किया था। वह समुद्रगुप्त का समकालीन राजा था। अनुमान किया जाता है कि चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम वंश में हुआ था। भोज के श्रृंखलावश और क्षेम केंद्र
आदित्य पर चर्चा से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। कालिदास ने वापस आकर अपने सम्राट को सूचित किया कि कुंतल नरेश ने अपने शासन का भार चंद्रगुप्त के ऊपर ही डालकर भोग विलास में लिप्त है। इस वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप चंद्रगुप्त की ख्याति सुदूर दक्षिण में भी फैल गई। चंद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी, परंतु वह अन्य धर्मानुपयोगियों के प्रति पर्याप्त सहिष्णु था। उसने बिना किसी भेदभाव के अन्य धर्मावलंबियों के प्रशासन को उच्च पद पर नियुक्त किया था। उसने उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का भी निर्माण करवाया था। उसका सेनापति आम्रकाद्व बौद्ध था। साक्षी लेख के अनुसार उसने साची महाविहार के आर्य संघ को 25 दिनारे और ईश्वरवासक ग्राम दान में दिया था। यह प्रतिदिन 5 भिक्षुओं को भोजन कराने एवं रत्नगृह में दीपक जलाने के लिए दिया गया था। इस प्रकार मथुरा लेख में आर्योदीचार्य नामक एक शैव का उल्लेख मिलता है, जिसमें उसने पुण्यार्जन के लिए 2 शिवलिंगों की स्थापना करवाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के क्षेत्र में जितना महान था, शांति काल में उसने कई अधिक कर्मठ भी था। वह स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या में प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे 9 रत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर, वरुचि जैसे विद्वान थे। इनमें अधिकांश को गुप्तकालीन ही माना जाता है। उसके संधि, विग्रह, वीरसेन, व्याकरण, न्याय, श्रीमीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित एवं कवि था। इस प्रकार उसके अन्य दरबारों में भी बहुत से लोग रहे होंगे। इस प्रकार चंद्रगुप्त से तात्पर्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से ही हो। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता, कुशल शासक, एक कूटनीतिज्ञ, विद्वान एवं विद्या का आदर्श करने वाला था। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी तथा उसके काल में गुप्त साम्राज्य की चौमुखी प्रगति हुई थी। जिस साम्राज्य को उसके पिता समुद्रगुप्त ने निर्मित किया था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पूर्णतया संगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रशासित होकर उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा तथा प्राचीन भारत के स्वर्ण युग का दावेदार बन गया। चंद्रगुप्त निश्चय न केवल गुप्त वंश के प्रति संपूर्ण भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। अब आगे हम और सी बातों पर बात करेंगे आपसे, और तब तक के लिए आज इसी अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।